नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसमें से आज ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग गति के बारे में चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1 इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही है तो वस्तु की गति क्या होगी? वर्तुल गति होगी, या घूर्णन गति, या आवर्ती गति, या सरल रेखीय गति? ठीक है, मोशन बताएं। यदि कोई वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही है तो उसमें सरल रेखीय गति होती है। क्या होती है? सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग पहले गति के बारे में देखते हैं। गति आखिर है क्या? मोशन। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, यानी गति जो होगी वो किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गतिमान वस्तु प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष गतिमान हो। जैसे मैं बात करूं, मान लो ये नदी है। क्या ये नदी है? और यहाँ पर आप बैठे हुए, नाव है यहाँ पर। ठीक है, अब आप इस किनारे में थे, इस किनारे से आप चलना स्टार्ट किए और यहाँ पहुंच गए इस किनारे। आप कह सकते हैं तो इस किनारे के सापेक्ष हम गति की अवस्था में, यहाँ पर आप बैठे नाव में, इस किनारे के सापेक्ष हम गति की अवस्था में हैं, लेकिन हम नाव के सापेक्ष नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है कि आवश्यक नहीं है कि गतिमान वस्तु प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष गतिमान हो। जैसे यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, लेकिन इस नदी के किनारे के सापेक्ष तो हम चल रहे हैं, लेकिन नाव के सापेक्ष क्या है? हम विरामावस्था में है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है, इसकी व्याख्या देख लो। यदि कोई वस्तु किसी अनाथ तल पर फिसलती है तो वस्तु की जो गति होगी वो सरल रेखी होती है, क्योंकि वस्तु एक सरल रेखा के अदिश गति करता है। सरल रेखी गति को एक रेखी गति भी कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है? ठीक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है? वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरियों का कंपन, बजते समय तबले की झिल्ली की गति, और अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति। इनमें से क्या हो जाए? कौन सी आवर्ती गति नहीं है? क्या है इसमें? आपको आवर्ती गति पूछी गई है, इसका लोग दे दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी गति। ये तो घूर्णन गति है। क्या ये घूर्णन गति हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी क्या है? वृक्ष की शाखाएं इधर उधर टहलना टहलना, ये है आवर्ती गति है। सितार की डोरियों का कंपन भी आवर्ती गति है, और बजते समय तबले की जो झिल्ली गति होती है वो भी आवर्ती है। लेकिन अपने अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी, वो आपकी घूर्णन गति है, ना कि आवर्ती गति। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गति कैसी है? घोड़ी या घूर्णन गति को दर्शाती है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है। मार्च पास्ट करते सैनिक की गति आवर्ती गति होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, आवर्ती गति के बारे में देखो, इसे पूछा गया है कि अच्छा ये आवर्ती गति, चलिए मैं आपको और डिटेल से बताता हूं। आवर्ती गति, आवर्ती गति देखो, इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन पथ को दोहराती है। यानी ऐसे निश्चित समयांतराल में, मान लो ये कोई है, यहाँ पर ये कोई लटका हुआ कोई चीज है, निश्चित समयांतराल में अपने क्या, ये अपने पथ क्या है, इसको दोहराती है, अपने पथ को ये दोहराती है निश्चित समयांतराल में। ये होती है आवर्ती गति। इसमें गमन पथ सरल रेखी वृत्तीय कुछ भी हो सकता है। सरल रेखी भी हो सकता है और वृत्तीय भी हो सकता है, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम गति व पृथ्वी की गति इसके उदाहरण है। इसे भी दो भागों में, हम आवर्ती गति को दो भागों में बांटते हैं। दोलन और कंपनी गति हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक, दोलन गति एक, वृत्तीय गति हो जाएगी, तो ध्यान देना है। ओके भैया, ठीक। जो दोलन गति होती है, इस प्रकार की आवर्ती गति में गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे घूमती, जैसे कि झूले व पेंडुलम गति, ये होती आवर्ती गति। यही अगर हम घूर्णन गति की बात करें या वृत्तीय गति की बात
पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, या चंद्रमा जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, ये आपको घूर्णन गति हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, केवल एक सही है, बाकी ये 2 गलत है। क्या है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि मार्च पास्ट करते हुए सैन्य गति सरल रेखी गति होती है, ना कि आवर्ती गति। ठीक है, कैसी होती है वो, सरल रेखी होती है, ना कि आवर्ती गति नहीं होती है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, डेली मैं आपको एक क्लास एक चैप्टर दूंगा इसमें से। प्रश्न नंबर 4 देखो, नंबर 4 है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। गति के प्रकार है, इधर है वस्तुओं की गति दी गई है, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति और सरल रेखीय गति। बताइए इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। ठीक, देखो वृत्तीय गति क्या हो जाएगी भाई, वृत्तीय गति यानी कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, क्या, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति हो जाएगी आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। और घूर्णन गति क्या हो जाएगी भाई, घूर्णन गति आपका हो जाएगा लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, क्या है ये घूर्णन गति हो जाएगी। और जो सरल रेखीय गति हो जाएगी नदी के, क्यों, आवर्ती गति। इनमें प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 4 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, 4 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा भाई, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवर्ती गति। ये हो जाएगा आपका घड़ी के दोलन की गति। और सरल रेखी गति नदी के प्रवाह की गति सरल रेखी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। वृत्तीय गति पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति हो जाएगी। घूर्णन गति लट्टू को अपनी अक्ष पर घूमना है। और आवर्ती गति, मैंने आवर्ती गति के बारे में बताया तो यानी कि निश्चित समय में अपने पथ को ये दोहराती है आवर्ती गति। और ये है आपको जगह सरल रेखी गति पृथ्वी के परितः चंद्रमा। ठीक है, ये नदी के प्रवाह की जो गति होती है वो आपकी सरल रेखी गति होती है, इसको आपको ध्यान देना है। लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 5। नंबर 5 देखिए, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम होती है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा 0 होता है। आप लोग प्रश्न नंबर 5 में क्या आंसर दे रहे हो। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात क्या होता है, सदैव 1 होता है। ऑप्शन नंबर 5 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये बात भी ध्यान देना है। देखो जो आपकी, ठीक है, गति और विस्थापन, देखो दूरी, भाई विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, विस्थापन 0 हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे मैं कहूं अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आप यहाँ चल रहे हो, फिर उसी रास्ते आप यहाँ चले आए, तो वहां पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, फिर वापस आ गया, तो वो दूरी कितनी चल गया, 4 किलोमीटर चल गया, लेकिन विस्थापन क्या है, 0 है। ये बात आपको ध्यान देना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। क्योंकि सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का दूरी का मान क्या होता है, समान होता है। अगर सरल रेखा में गति कर रहा है, विस्थापन और दूरी का मान क्या होता है, समान होता है। प्रश्न नंबर है 6। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तो इसके द्वारा निश्चित, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, क्या है, कोई वृत्तीय पथ है, इसके 2 चक्कर लगा रहा है, चक्कर 2 चक्कर लगा रहा है, तो इसके द्वारा निश्चित दूरी का मान 0 होता है। क्या ये बात सही है, बोलो। ठीक है, दूरी का मान 0 आपको बताना, सत्य कथन बताना में दूरी का मान भैया 0 नहीं हो जाएगा, ये बात गलत है। विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान देना। ठीक है, दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है। अच्छा भाई, ये परिधि है, अगर 2 बार चक्कर लगा रहा है तो यानी कि उसमें 2 बार 2 पाई आर हो गया, पूरे 2 कर देंगे, आपको डबल कर देंगे। ठीक है, विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के 2 गुने के बराबर होता है। अच्छा,
विस्थापन का मान शून्य होता है। आपको सत्य कथन बताना है। इनमें से प्रश्न नंबर 6 के आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 4 क्या है, सत्य है। केवल 4 सत्य है, बाकी सभी क्या गलत है। तो इसमें यह कहा गया है कि विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के दोगुने के बराबर नहीं भैया, ये शून्य हो जाएगा। विस्थापन वहां पर शून्य हो जाएगा। तो ये कहा गया कि दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर नहीं, दोगुने के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दो चक्कर लगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल बी है सही है, बाकी तीनों और ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर से 4 सही है इसमें, यानी कि बी है आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, हम चलते प्रश्न नंबर है 7। नंबर 7 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। सही कथन आपको बताना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, इनमें केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 क्या है गलत है। ठीक, केवल एक ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, दिए गए कथनों में से केवल एक सही है। वस्तु का एकांक समय में निर्धारित दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। टू गलत है, क्यों? क्योंकि दूरी के मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरी के मापन तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, चाल के मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग नहीं करते। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक किसी को? प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है आपको। असत्य कथन को आपको चुनना है। औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समयावधि का अनुपात होता है। औसत चाल यानी औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, असत्य कथन यहाँ आपको चुनना है। तो ये तो बात एकदम सत्य है भाई। एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। क्या एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाता है? बताइए। ठीक है, वेग, देखो जो वेग होता है, वेग आपकी सदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, या किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। तो ये बात भी एकदम सही है। औसत चाल और औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते हैं। औसत चाल या औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते हैं। ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? नंबर 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? गलत है। क्या है? सी इसका। ठीक है, मीटर पर, ये बात आपको एक ही होता है। ठीक, लेकिन जो वेग होता है सदिश राशि और चाल आपकी अदिश राशि होती है, आपको ध्यान देना है। मात्रक सेम होते हैं, ना कि अलग अलग होते हैं। सिर्फ डिफरेंट यह होता है कि भाई जो वेग होता है वो आपकी वेग सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो चाल होते हैं ये आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। इससे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है इससे व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 देखिए। आप लोग सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न कथन कथन है और कारण है को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को आपको चयन करना है। कथन और कारण को पढ़ना है, इसके बाद सही उत्तर को आपको चयन करना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ओके भैया, कथन ए क्या है? किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या किसी वस्तु की जो चाल होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है? जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल धनात्मक होती है। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर, ठीक है, 9 में क्या है? दोनों बातें सत्य हैं भाई, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। भाई दोनों बात सत्य है, लेकिन ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग बात कहते हैं। किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करता है तो उसकी चाल क्या होता है? धनात्मक होती है। ये भी बात सही है। दोनों बातें क्या है? सत्य इसमें दी गई है प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण आपको ज्ञात करना है ए, बी, सी और डी। त्वरण बताइए, त्वरण ज्ञात करने का इसमें से सही सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक, आपको पता है कि गति विषयक जो समीकरण है भाई, सभी समीकरण को आपको ध्यान देना है। जो पहला समीकरण है
v बराबर होता है u प्लस ए टी, क्या, ठीक है। अब इसको आप उधर उठा लो, तो v माइनस का u बराबर ए टी हो जाएगा। अब t को उधर लाओ, a को भैया बना रहा है, ये तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा v माइनस का u बटे t। क्या है किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 का जिन्होंने आंसर ए दिया है त्वरण ज्ञात करने के लिए यही हो जाएगा सही। ठीक, अगला जो समीकरण हम लोग देखते हैं, इस बराबर एक होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। एक होता है भैया आपको हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इनको आपको ध्यान देना है गति के समीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं भाई कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा भाई मात्रक, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 11, नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। क्या समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है? वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होता है। स्वतंत्र रूप से गिरी वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक के समतुल्य होता है। इनमें से आपको सत्य कथन बताना है प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? त्वरण दिया, त्वरण है क्या भाई? त्वरण देखो, जो किसी गतिशील वस्तु के वेग में एक सेकेंड में होने वाले वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका 11 का सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक। त्वरण का मात्रक को ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण है? इनमें से अब प्रक्षेप गति के बारे में गया, इनमें से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण है? अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट है, या पृथ्वी के चक्कर लगाता उपग्रह, तोप से छोड़ा गया गोला, या फूलों पर मंडराती तितली। सिंपल सा है, कुछ है नहीं, प्रक्षेप गति है। प्रक्षेप गति अगर आप पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति यहाँ से हो जाएगा तोप से छोड़ा गया गोला, क्या प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी आंसर भैया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, प्रक्षेप गति का उदाहरण क्या है? विकल्प सी है। तो क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला एक वृक्क पथ की अनुदिश गति करता है, इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति, पृथ्वी के पर तथा उपग्रह की गति और फूलों पर मंडराती तितली की गति वक्र पथ की अनुदिश नहीं होती, अतः ये प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न नंबर है 13, जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तो उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गति को ऊर्ध्वाधर और एक गति को आपको क्षैतिज दिशा में, तो दोनों वस्तु एक साथ पहुंचेंगे। पहला कण पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, दूसरा कण पृथ्वी पर पहले पहुंच सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनमें से क्या आंसर दे रहा है प्रश्न नंबर 13, ठीक है। तो दोनों वस्तु क्या होंगे? दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं भाई, एक मान लो इतनी दूरी से आपको ये कोई दूरी है, दो वस्तु आप गिरा रहे हैं, ठीक है, समान दूरी से, एक का 1 किलो है, एक का है 2 किलो वेट है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन गिरेगा? अगर निर्वात होगा तो भाई दोनों एक समान गिरेंगे, एक साथ ही गिरेंगे। अगर निर्वात नहीं है, वहां पर हवा है, तो जो वजन होगा वही पहले गिरेगा। इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर चलते हैं, प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? एक समान त्वरित गति का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा है, या आयताकार पथ पर चक्कर लगाता मनुष्य है। प्रश्न नंबर 14, ठीक है। त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा आपका
नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट हो जाएगा और पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा करेक्ट है। एक और दो है ये बातें सत्य है और तीन वाला है वो गलत है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 15। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब त्वरण का परिमाण अचर रहता है। क्या त्वरण का जो परिमाण होता है अचर रहता है? क्या? बात तो सही है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ये भी बात सही है। वेग का मान अचर नहीं, वेग का मान अचर नहीं रहता भाई। त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में रहती है, ये बात भी गलत है। इनमें से केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, एक और दो सही है, बाकी दोनों बातें क्या है गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो 3 है इस, ठीक है, बल एवं न्यूटन की गति विषयक जो नियम है इनके बारे में हम लोग चर्चा अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।